नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे थे इंग्लिश। एंड दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को कंप्लीट कर लिया था। एंड आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, वो है प्रपोजिशन, जो कि एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, ये जो प्रपोजिशन है, इसको करने के बाद ही आपको इंग्लिश में कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ना, है ना। क्योंकि नाउन वर्ब के बाद प्रपोजिशन ही ऐसा टॉपिक है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो प्रपोजिशन प्रपोजिशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमने कर क्या क्या लिया है। हमने दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हमने नाउन कंप्लीट कर लिया है ना, प्रोनाउन कर लिया, ओके, वर्ब कर लिया, एडजेक्टिव कर लिया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक बचता है दोस्तों हमारा, प्रपोजिशन बचता है एंड कंजंक्शन बचता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। ओके, तो नाउन क्या थे दोस्तों? नाम थे, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं। प्रोनाउन इनको रिप्लेस करते थे। वर्ब क्रिया थी, है ना। एंड एडजेक्टिव जो थी, वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताती थी। क्लियर? अब दोस्तों, प्रपोजिशन क्या है? प्रपोजिशन नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होकर इनका संबंध बताएंगे बाकी शब्दों से। ठीक है, कंजक्शन तो जोड़ने वाले शब्द थे, है ना, आप जानते हैं जोड़ने वाले शब्द। ठीक है, तो प्रपोजिशन देख लेते हैं। क्या डेफिनेशन बोली हमने? प्रपोजिशन ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर नाउन और प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के बाकी शब्दों के साथ दिखाता है ना। ये इंग्लिश में लिखी हुई है कि a proposition is a word used before a noun and pronoun to show its relation with other words in the of the sentence। ओके, देख लेते हैं कैसे। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा, द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं? कंपोजिशन। अगर मैं इस वर्ड को दोस्तों तोड़ लूं, तो क्या होगा? प्री अलग हो जाएगा, पोजीशन अलग हो जाएगा। प्री का मतलब होता है दोस्तों पहले, पोजीशन क्या है? प्लेस, है ना। पोजीशन हो गई प्लेस, जो पहले आए, है ना, जिसका प्लेस पहले आए। किससे पहले आए? नाउन और प्रोनाउन से। ठीक है, तो नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज होकर के वो नाउन और प्रोनाउन का संबंध बाकी शब्दों से बताते हैं जो कि सेंटेंस में आ रहे हैं। देखते हैं इस एग्जांपल के साथ। भाई, दा क्या है? द आर्टिकल है, आप जानते हैं। बुक क्या है? नाम है, नाउन है। इज क्या हो गई? वर्ब हो गई। ऑन क्या हो गई? प्रपोजिशन हो गई। दा क्या हो गया? आर्टिकल हो गया। टेबल नाम है, अगेन तो नाउन हो गई। अब ये नाउन से पहले यूज होकर के वर्ड, इसका संबंध किससे बता रहा है? बुक से बता रहा है। क्या बता रहा है? कि बुक टेबल पर है ना। टेबल पर है, तो ये जो बता रहा है संबंध, कौन सा वर्ड बता रहा है? ऑन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? पर, है ना, कि ऊपर है, एक तरह से। तो ये जो ओन वर्ड है दोस्तों, वो नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज होकर के इनका संबंध बता रहा है बाकी शब्दों से। ओके, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होकर के बताता है। केवल आपको ये इंपॉर्टेंट बात रखनी है दिमाग में कि ये संबंध बताते हैं शब्द। अगर मैं एग्जांपल लिखूं, जैसे मैंने लिखा, हु वॉज ही टॉकिंग टू। अब हु है यहाँ पे, इसके बाद क्या आ गई? वर्ब आ गई, तो यानी ये क्या हो गई? प्रोनाउन हो गई। ठीक है, वॉज आ गया, तो वॉज क्या है? वर्ब है। ही क्या? अगेन प्रोनाउन आ गई। टॉक क्या है? वर्ब हो गई। ठीक है, टू क्या है? यहाँ पे प्रपोजिशन है। अब बताना जरा, ये प्रपोजिशन किसी के पहले आ रही है? ये तो सबसे लास्ट में आ रही है, इससे पहले, ये तो इसके पहले सारे शब्द हैं। इसके तो पहले कोई शब्द इसके बाद कोई शब्द आ ही नहीं रहा, ना नाउन आ रही, ना कोई प्रोनाउन आ रही। ये तो सबसे लास्ट का वर्ड आ गया। तो ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि प्रपोजिशन हमेशा नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर के संबंध बताएगी। ठीक है, तो वो सिर्फ एक डेफिनेशन है, जिसमें भी एक्सेप्शंस है। आप जानते हैं इंग्लिश में एक्सेप्शंस होती हैं, है ना। केवल हमें क्या ध्यान रखना है प्रपोजिशन के बारे में, कि वो केवल केवल क्या बताएंगी? संबंध बताएंगी, केवल केवल रिलेशन बताएंगी। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब दोस्तों बात करते हैं, अभी करेक्ट यूज ऑफ प्रपोजिशन से पहले एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्रपोजिशन के बारे में।
दोस्तों ये जो प्रपोजिशन है इसको हम दो भागों में बांट लेते हैं। एक सिंपल प्रपोजिशन जिसको हम बेसिक प्रपोजिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेसिक प्रपोजिशन। यानी जैसी की जैसी है वैसी ही वो किसी सेंटेंस में यूज होंगी। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा द बुक इज ऑन द टेबल, तो ये ऑन वर्ड था, ये बेसिक प्रपोजिशन हो गई। ठीक है, सिंपल। तो ऑन हो गया, अब ऑन है तो अपॉन भी आ जाएगा। ठीक है, इन हो गया जैसे, अब इन है तो इनटू भी आ जाएगा। ठीक है, बिलो हो गया, अब बिलो है तो अबव भी आ जाएगा। अब अबव आ गया तो ओवर भी आ जाएगा, अब ओवर आ गया तो अंडर भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो सिंपल डायरेक्ट प्रपोजिशन यूज होंगी वही क्या होती है? हमारी बेसिक प्रपोजिशन। अब बात करें कि हमने इनको तोड़ा क्यों बीच में से, यानी इनको अलग अलग पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया। अब दोस्तों ये जो बेसिक प्रोपोजिशंस हैं ये एग्जाम में कितने परसेंट आती हैं? तो ये केवल और केवल दोस्तों 10% आती हैं। यानी एग्जामिनर इनसे कितना परसेंट क्वेश्चन पूछता है? 10%। बाकी जो 90% पेपर बनता है वो हमेशा हमेशा किस प्रोपोजिशन से बनता है? जो कि फिक्स्ड है। क्या है? फिक्स्ड प्रोपोजिशन से बनता है। अब ये फिक्स्ड प्रोपोजिशन क्या कहती है दोस्तों? यानी फिक्स करना है हमें। क्या करना है? फिक्स। ये यहां से मैं बता देता हूँ कितना पड़ता है। 90% क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। अब फिक्स कहाँ पे कर रहे हैं? कोई नाउन के बाद आती है, कोई एडजेक्टिव के साथ आती है, या कोई वर्ब के बाद आती है। ठीक है, तो यानी ये हम कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद फिक्स प्रपोजिशन आएंगी। जैसे अगर मैं वर्ब की बात करूं जिनको दोस्तों हम WFP भी कहते हैं, यानी कि वर्ब्स फॉलोड बाय प्रपोजिशन। ठीक है, कुछ हमारे वर्ड्स होते हैं जो वर्ब को फॉलो करती हैं प्रपोजिशन, यानी उनके बाद हमेशा वो फिक्स प्रपोजिशन आएगी, हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे गो टू, गो टू, गो के बाद हमेशा टू आएगा। हम गो के बाद बिलो नहीं लगा सकते, हम गो के बाद इन टू नहीं लगा सकते। ठीक है, जैसे और लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा डाई, ऑफ आएगा या फ्रोम आएगा। ठीक है, जैसे डिपेंड्स, डिपेंड ऑन आएगा। ओके, तो यानी ये क्या है? ये कुछ फिक्स प्रपोजिशन है जो हमें पढ़नी है। ओके, अब गो टू का मतलब क्या होता है दोस्तों? जाना। अब डाई ऑफ और डाई फ्रॉम, इनमें भी अलग अलग फर्क है। कैसे? डाई ऑफ और डाई फ्रॉम इनको मैं अलग लिख लेता हूं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे डाई ऑफ एंड डाई फ्रॉम। ठीक है दोस्तों, डाई ऑफ का मतलब होता है मरना, डाई फ्रॉम का मतलब भी होता है मरना। अब फर्क क्या है इनमें? दोस्तों ये डाई ऑफ तब लगता है जब कोई बीमारी से मरे। इससे मरे? कोई बीमारी से मरना। और डाई फ्रॉम कब होता है? जब किसी कारण से मरे, किसी कारण। ठीक है, किसी कारण से मरना। अब डिफरेंस देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखे एग्जांपल, ही डाइड ऑफ कैंसर, कि वह कैंसर से मर गया, यानी कि ऑफ आएगा। क्यों? कैंसर एक क्या है? बीमारी है, तो बीमारी के साथ हमेशा डाइट के साथ ऑफ लगेगा। ये फिक्स्ड है, हम कोई और नहीं लगा सकते इसमें। या दूसरा मैं कहूं, ही डाइड ऑफ हंगर, कि वह भूखा था, भूख से मर गया। या प्यासा था, प्यास से मर गया, थर्स्ट लिख दूं। ठीक है, तो यहां पे आएगा दोस्तों, ऑफ नहीं आएगा, यहां आएगा फ्रोम। क्यों? क्योंकि वो किसी कारण से मरा, वो बीमारी से नहीं मरा, तो बीमारी से नहीं मरा तो ऑफ की जगह क्या आएगा? फ्रोम आएगा। क्लियर हुई बात? तो यही हमें पढ़ना, यही से क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। ज्यादातर 90% क्वेश्चन दोस्तों फिक्स प्रपोजिशन से ही बनते हैं। ठीक है, तो 90% क्वेश्चन कहां से बनेंगे? फिक्स प्रपोजिशन से। ये मैं आपको एक एक बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा। बट आप कहोगे कि भाई 10% को हम छोड़ देते हैं, इसी को कर लेते हैं। लेकिन इसे पढ़ने के लिए आपको इनकी नॉलेज जरूरी है, तो इसलिए मैं आपको एक एक, इसमें एट भी एक जोड़ सकता हूँ। ठीक है, एट, एक एक प्रपोजिशन आपको बिल्कुल बेसिक से कराता हूँ। और आप बिल्कुल ध्यान से करना, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी प्रपोजिशन में। केवल और केवल आप इसके जो भी मैं आपको कराऊं उसकी एक्सरसाइज कर लेना, आपको अपने आप ही कॉन्फिडेंस आने लगेगा इंग्लिश में। क्योंकि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब के बाद इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता जितना प्रपोजिशन करने के बाद आता है।
ठीक है, तो हाँ इनको ध्यान से हम स्टार्ट करते हैं अब, और इनका देखते हैं करेक्ट यूसेज क्या है। ठीक है, हमें सिर्फ करेक्ट यूज और प्रपोजिशन देखना है। उस ये अगर आपको आ गया कि प्रपोजिशन का करेक्ट यूज क्या है, आपके फिल इन द ब्लैंक्स आप आसानी से कर देंगे, आपके स्पॉटिंग एरर्स आराम से कर देंगे, आप रीअरेंज सेंटेंसेस आराम से कर देंगे। ठीक है, तो यही आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एट से। यूज ऑफ एट देख लेते हैं कि कैसे कैसे हम एट यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हम यूज करेंगे एट को। ओके, एट का प्रयोग दोस्तों छोटे स्थानों के नाम पर यूज होगा। छोटे स्थान, छोटे स्थानों से मतलब क्या है, जैसे कोई गांव हो गया, कोई कस्बा हो गया, कोई सोसाइटी हो गई। ठीक है, उन जगहों पे हम एट यूज करेंगे। तो हम सोचेंगे भाई बड़े स्थानों के लिए क्या यूज करेंगे, तो बड़े स्थानों के लिए यूज करते हैं हम दोस्तों इन। वो मैं इन जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, अभी हम छोटे स्थानों पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो एट का प्रयोग छोटे स्थानों के नाम, कितने छोटे स्थानों के नाम पे यूज करते हैं, जैसे गांव कस्बा सोसाइटी हो गई। ओके, एग्जाम्पल से समझाऊंगा बिल्कुल। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, कोई गांव का नाम ले लेते हैं। अगर आपने पंचायत वेब सीरीज देखी हो तो उसमें एक गांव का नाम फुलेरा, तो वही ले लेते हैं। जैसे मेरा भाई रहता है फुलेरा में, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, माई ब्रदर लिव्स एट फुलेरा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, छोटा सा गांव है ना, तो गांव छोटे स्मॉल स्मॉल प्लेसेस किया जहाँ पे सोसाइटी भी आ सकती थी, ठीक है, या कोई कस्बा भी आ सकता था। ओके, तो छोटे प्लेसेस के लिए हम क्या यूज करेंगे दोस्तों, एट। क्लियर। नेक्स्ट, लक्ष्य के अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए दोस्तों, अब लक्ष्य, लक्ष्य यानी कि जैसे मैंने आपको बोला, लुक एट मी, क्या बोला मैंने, लुक एट मी। ठीक है, तो मेरी तरफ देखो, तो मैंने लक्ष्य साध दिया तुम्हारा कि मेरी तरफ देखना तुम्हारा लक्ष्य है फिलहाल। तो लुक एट, तो लुक एट मी। या जैसे मैं कहूं शूट एट हिम, शूट एट, तो शूट के साथ भी एट आएगा, ऐसे शूट आ गया तो शाउट भी आ जाएगा, शाउट एट हो गया। या एम्स एट आ गया, या लाफ एट हो गया। लुक तो हो ही गया, या स्माइल एट हो गया। ठीक है, समबडी मतलब आगे कुछ भी सेंटेंस होगा, तो ये सभी वर्ड्स के साथ क्या आएगा दोस्तों, एट आएगा। ठीक है, तो आप इनको ध्यान में रखिए। तो कहीं लक्ष्य का अभिव्यक्त करना हो हमें लक्ष्य को, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, एट यूज करेंगे दोस्तों। यही चीजें आपको मदद करेंगी फिक्स्ड प्रपोजिशन को याद रखने में, उनको विजुलाइज करने में। ठीक है, उनको रिमेम्बर, यानी कि आप आसानी से जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको आसानी से उनके बारे में जानकारी हो। ठीक है, तो इनको आप बिल्कुल बेसिक से हम ध्यान से पढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, समय को अभिव्यक्त करने के लिए पर और मैं के अर्थ में होता है दोस्तों, समय को। अब समय कैसे, जैसे ही विल रीच एट 6 AM, ही विल रीच एट 6 AM, यानी वह 6 बजे पर पहुंच जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम समय को अभिव्यक्त कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर। नेक्स्ट, एट का प्रयोग दोस्तों समय सूचक शब्दों के लिए भी होता है। अब ये समय सूचक शब्द जैसे जैसे एट नाइट हो गया, एट मिडनाइट हो गया, एट नून हो गया, एट डॉन हो गया। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए समय सूचक शब्द बोलते हैं, इन तरह को, इन तरह के सूचकों शब्दों को। तो इसके लिए अभी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हाँ, ही केम होम एट नाइट, या एट मिडनाइट भी यूज कर सकते हैं कि वह आधी रात को आया। तो हम सूचना दे रहे हैं ना कि वो कब आया, वह रात को आया, है ना। ऐसे ही वह आधी रात को आया, या शाम को आया तो एट डॉन लिख देंगे। ओके, तो इस तरह के शब्दों को जो समय सूचक होते हैं, उन तरह के शब्दों में भी हम एट यूज कर सकते हैं। ओके, क्लियर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। एट का प्रयोग दोस्तों कीमत, दर, चाल की दर यानी स्पीड,
है ना, इनको अभिव्यक्त करने के शब्दों के पहले भी होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा, ही गॉट ही गॉट बुक एट ₹100। ही गॉट बुक एट ₹100, है ना। तो यहाँ पे क्या बता रहा हूं मैं, उसका प्राइस बता रहा हूं। तो प्राइस बताने के लिए क्या यूज हुआ, एट। या स्पीड, जैसे मैंने लिखा, द कार इज रनिंग एट 100 किलोमीटर पर आवर। द कार इज रनिंग एट 100 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो रनिंग एट है, ये क्या बता रहा है, ये कार की स्पीड बता रहा है ना। ये कार की क्या बता रहा है, ये स्पीड बता रहा है। तो वही हमने पढ़ा कि या तो दर बताएगा, कीमत बताएगा, जैसे कीमत बता रहा है ना। दर दर भी बता दे, जैसे कि इतने रुपए किलो दूध है तो द मिल्क इज एट इतने पर लीटर, है ना। इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो दर भी बता रहा है, चाल की दर भी बता रहा है, यानी कि क्या बता रहा है, ये स्पीड बता रहा है ना। यही हमने पढ़ा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एट का प्रयोग टेम्परेरी एक्शन यानी अस्थायी कार्य को अभिव्यक्त करने के लिए भी होता है। तो अस्थायी कार्य यानी कि मान लीजिए कोई कार्य कर रहा है, वो कंप्लीट हो गया तो यानी खत्म हो गया कार्य, है ना। या जैसे मान लीजिए कोई काम करने के लिए गया है, उसका काम कर फिनिश होते ही वो घर आ जाएगा, है ना। तो वो क्या हो गया, एक तरह से एक अस्थायी कार्य हो गया ना, कि उसने कार्य किया, कंप्लीट हो गया, देन उसने फिर वो छोड़ दिया, है ना। छोड़ना यानी कि टेम्परेरी कर दिया, उसको अस्थायी कर दिया एक तरह से। तो इन्हीं तरह के जो एक्शंस हैं दोस्तों, इन्हीं के लिए हम क्या यूज करेंगे, एट यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने लिखा, ही इज एट वर्क, यानी वह कहां पर है, वह अपने काम पर है। यानी कि अर्थ के रूप में क्या होगा, ही इज वर्किंग नाउ, यानी कि वो क्या है, वह वर्किंग है, वह अपना काम कर रहा है। इसी वजह से ही इज एट वर्क, वह अपने काम पर है, यानी वह काम कर रहा है, एक तरह से अर्थ हो जाएगा ये इसका, है ना। या कह सकते हैं ही इज एट प्ले, ही इज एट प्ले, यानी कि वह खेल रहा है अभी, है ना। तो जैसे ही वो खत्म हो जाएगा वो वापस आ जाएगा या फिर कुछ और करने लगेगा। तो इसलिए टेम्परेरी एक्शन को दर्शाने के लिए हम एट का यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, एट का प्रयोग दोस्तों एज या स्टेज को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों के पहले भी होता है। अब एज का जैसे जैसे मैंने कहा कि मैंने अपना कॉलेज 22 एज में कंप्लीट कर लिया था, है ना। तो मेरा सेंटेंस क्या बनेगा, आई लेफ्ट कॉलेज एट 22, यानी 22 साल की उसमें मैंने कॉलेज छोड़ दिया था, कंप्लीट कर लिया था, यानी एक तरह से। तो ये क्या दिखा रहा है, एक तरह से एज दर्शा रहा है। ओके, तो वहां पे भी हम क्या यूज कर लेंगे दोस्तों, एट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है दोस्तों इन। इनका प्रयोग दोस्तों बड़े स्थानों पर होता है। बड़े स्थानों पर मतलब जैसे कि बड़ी जगहों पर, जैसे क्योंकि छोटे स्थानों पे तो हमने ऐड कर लिया था, जैसे कोई गांव कस्बा सोसाइटी हो गई, वहां पे ऐड करेंगे। लेकिन जो बड़े प्लेसेस हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा, आई लिव इन उत्तर प्रदेश। आई लिव इन उत्तर प्रदेश, स्टेट है, राज्य है, बड़ा है ना। या हम सब कहाँ रहते हैं, वी लिव इन इंडिया, वी लिव इन इंडिया, सिंपल। अगेन इनका यूज हुआ यहाँ पर, एट का यूज नहीं होगा क्योंकि ये बड़े प्लेसेस हैं। या कह सकता हूं मैं, इंडिया इज इन एशिया। बड़े प्लेसेस है, कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट तो एशिया ही है ना। आप जानते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो ये इन यूज हुआ है यहाँ पे, वो क्या है, वो बड़े प्लेसेस के लिए यूज हुआ है। ठीक है, ये तो ऑक्सिलरी वर्ब है। ओके, चलिए नेक्स्ट, इनका प्रयोग में या अंदर अर्थ में होता है, यानी कि जो किसी के अंदर हो पहले से। जैसे
मैंने एग्जाम्पल लिखा, शी इज इन द रूम, शी इज इन द रूम, वह रूम के अंदर है। तो पहले यानी रूम में है ये भी बोल सकता हूँ, या रूम के अंदर है भी बोल सकता हूँ। तो ये जो इन वर्ड दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, में या अंदर, है ना। तो इनका प्रयोग में और अंदर में भी होगा। क्लियर। नेक्स्ट, इनका प्रयोग परमानेंट एक्शन यानी जो स्थायी कार्य होता है उसको अभिव्यक्त करने के लिए भी होता है दोस्तों, यानी परमानेंट है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, ही इज इन द नेवी, वह नेवी में है। यानी कि काम कर रहा है नहीं कर रहा है तो वो नेवी का ही पर्सन ना। तो इसलिए ये क्या है, उसका स्थायी कार्य है। यानी ये नहीं है कि नेवी का काम खत्म होते ही वो नेवी से बाहर, नहीं, जब तक उसकी सर्विस है तब तक वो रहेगा, यानी कि स्थायी है उसका कार्य, है ना। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या यूज हुआ है, इन। और अस्थायी कार्यों के लिए क्या होता था यूज, एट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ही इज इन द नेवी, तो ये इन क्या है, स्थायी कार्यों के लिए। या एक और एग्जांपल लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा, माई ब्रदर इज इन द आर्मी, ये भी स्थायी है ना। तो हम इनका प्रयोग कर सकते हैं यहां पर भी। क्लियर हुई दोस्तों बातें। चलिए, इनका प्रयोग दोस्तों पीरियड ऑफ टाइम को भी एक्सप्रेस करने के लिए होता है, यानी कि जो अवधि समय को सूचित करें। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा, अ, या हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे इन 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 द नाइट हो गया, है ना, इन द नाइट। या इन मॉर्निंग हो गया, या इन इन अ वीक हो गया, या इन अ मंथ हो गया। कुछ पीरियड्स देख लेते हैं, जैसे जैसे इन 1947 हो गया, इन यूज करते हैं। या इन जैसे मैंने कहा, इन 18th सेंचुरी हो गया, है ना, इन यूज करते हैं, है ना। तो इन सारी जगहों पे हम एक तरह से क्या बताते हैं, समय सूचक शब्दों के साथ भी हम इनका यूज कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, इनका प्रयोग दोस्तों ए और एन के बाद कार, टैक्सी, जीप यानी जितने भी ट्रांसपोर्टेशन की चीजें हैं उनमें हम कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, ही गोज टू, गो के बाद टू आता है ना, गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल इन अ कार, वह स्कूल कार में जाता है ना। तो मे का जो यूज हुआ है वो इन हुआ है, और उसके बाद दोस्तों ए जरूर आएगा, यानी कोई ना कोई आर्टिकल जरूर आएगा। ठीक है, चाहे कार से जाए, इन अ बस जाए, ठीक है, या इन अ स्कूल वैन जाए, यानी कुछ भी जाए, सबके आगे क्या आएगा, एक आर्टिकल जरूर आएगा, तब आएगा इन। आप कहेंगे कि वह कार से जाता है तो उसके आगे यूज होगा दोस्तों बाय, तो बाय कार, बाय बस, ये भी आएगा। ठीक है, वो हम बाय में पढ़ेंगे। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, इन कर रहे हैं। तो क्या आएगा, इनके बाद हमेशा आर्टिकल आएगा, उसके बाद आएगी कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट, यानी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तब आएगा उसके। क्लियर। तो ही गोज टू स्कूल इन अ कार, वह कार में स्कूल जाता है। ठीक है, कार से नहीं जाता, कार में जाता है। कार से के लिए बाय यूज होगा। ओके, वो हम आगे पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं, इनटू। अभी हमने दोस्तों इन पढ़ा, इनका मतलब हमने एक पढ़ा जगह पढ़ा था कि में है या अंदर है, यानी पहले से ही वो उसके अंदर है, किसी चीज के, कोई चीज दूसरी चीज के अंदर है, इसलिए हम इनका यूज करेंगे। लेकिन अगर मोशन आ जाता है, क्या आ जाता है, मोशन, यानी कि गति आ गई, तो गति से किसी के अंदर घुसा, तो हम इनटू यूज करेंगे। क्या करेंगे, इनटू यूज करेंगे। जैसे कि द बॉय जम्प्ड
इनटू द रिवर। इन द रिवर नहीं, इनटू द रिवर, क्योंकि वो नदी के अंदर जंप लगाई यानी उसमें गति आ गई, तो गति से अंदर जा रहा है तो क्या आएगा दोस्तों, इनटू आएगा। क्या आएगा, इनटू। ठीक है, तो मोशन से आए, ठीक है, कोई क्लासरूम के अंदर घुस के आ गया बहुत तेजी से, तो ही रश्ड इनटू द क्लासरूम। ओके, तो रश्ड इनटू आएगा। क्लियर, क्योंकि गति है उसमें। नेक्स्ट, इनटू का प्रयोग एक माध्यम से दूसरे माध्यम या एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन के लिए भी होता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए जैसे दूध से दही बनती है, तो हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, या लिख सकते हैं वाटर टर्न्स इनटू आइस। ठीक है ना, तो ये क्या हो रहा है, मिल्क से कर्ड बन रही है, यानी एक अवस्था दूसरी चेंज, या यहाँ पे वाटर से आइस बन रही है, यानी लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, तो यानी एक अवस्था चेंज हो रही है ना। तो इस तरह से हम क्या यूज करेंगे, इनटू यूज करेंगे। आपने इवन क्वेश्चन भी देखे होंगे, जैसे आपने जब अनुवाद करते थे यानी ट्रांसलेशन करते थे, तो आपने कभी ढंग से क्वेश्चन पढ़ा हो तो क्या लिखा रहता था, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। याद है, नहीं है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश लिखा रहता था। क्यों, क्योंकि आपने क्या चेंज करनी है, उनको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है ना, अनुवाद के टाइम पे यही तो करते थे। तो जहां भी परिवर्तन हो रहा हो किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में, या किसी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, वहां पे हम इनटू का यूज करेंगे। सिंपल। क्लियर। नेक्स्ट, इनटू का प्रयोग वर्ब्स के बाद होने पर उसका अर्थ चेंज हो जाता है दोस्तों, यानी ये क्या आ गए, ये फिक्स्ड प्रपोजिशन वाली बात आ गई। एग्जाम्पल से देखते हैं कि अगर मान लीजिए मेरे पास वर्ब थी लुक, है ना, लुक, लुक यानी कि क्या होता है दोस्तों, देखना, है ना, देखना है ना। अगर मैंने इस पे लुक एट लगा दिया, तो यानी क्या हो जाएगा, की तरफ देखना, है ना, की तरफ देखना। ये तो हमने पढ़ लिया एट में कि लुक एट मी, कि मेरी तरफ देखो, है ना। तो ये ती तरफ, अब लुक इनटू क्या होगा दोस्तों, लुक इनटू, लुक इनटू होगा दोस्तों कि एक तरह से जांच करना। क्या होगा, जांच करना। तो देखिए, लुक देखना हो गया, लेकिन लुक इनटू लग गया तो एकदम से अर्थ चेंज हो गया ना, कि क्या हो गया, जांच करना। दोस्तों इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, ये एक फिक्स प्रपोजिशन है। ये हमेशा जब भी प्रपोजिशन किसी वर्ड के आगे लगेगी ना, उसे कंप्लीटली चेंज कर देती है, चाहे वो इनटू हो एट हो कोई भी हो। ठीक है, तो आप इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है हमें। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बेसिक कराने के साथ साथ ही आपको फिक्स्ड कराता चल रहा हूँ, ठीक है ना, तो इसलिए आप अपने नोट्स प्रिपेयर करते चलिए। ओके, और देख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा सी, सी मतलब क्या होता है दोस्तों, देखना। आप जानते हैं भली बात ही, सी मतलब क्या होता है, देखना। अब सी इंटू लगा दिया अगर मैंने, अब सी इंटू लगा दिया तो क्या हो जाएगा, विचार करना। क्या हो जाएगा, विचार करना। क्या हो जाएगा, विचार करना। एक और देख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा ब्रेक। क्या लिखा, ब्रेक। ब्रेक मतलब क्या होता है दोस्तों, तोड़ना, है ना। अब मैं लिखता हूं ब्रेक इनटू, अब मैंने क्या लिखा, ब्रेक इनटू, तो इसका मतलब है कि हम जबरदस्ती कहीं एंटर कर रहे हो, तो यानी क्या हो जाएगा, ब्रेक इनटू का जबरदस्ती प्रवेश करना। क्या हो जाएगा, जबरदस्ती प्रवेश करना, है ना। तो हमने रूल में क्या पढ़ा था दोस्तों, कि इनटू का प्रयोग वर्ब्स के बाद होने वाले होने पर उसका अर्थ परिवर्तन हो जाता है, यानी परिवर्तन हो जाता है उसके अर्थ में, है ना। जैसे लुक था, लुक इनटू जांच करना होगा, लुक हो गया देखना, सीधा देखना, अगेन सी इंटू क्या होगा, विचार करना। ऐसे ही ब्रेक था तोड़ना, ब्रेक इंटू हो गया यानी जबरदस्ती प्रवेश करना, एंटर करना कहीं।
ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। ओन। अब ओन का प्रयोग दोस्तों स्थान स्पर्श के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए होता है ना। अभी हमने शुरू में एग्जांपल लिया था, क्या लिया था अगर आपको याद हो? द बुक इज ऑन द टेबल, यही लिया था। द बुक इज ऑन द टेबल। अब बुक टेबल पर है, तो ऐसा तो नहीं है कि हवा में, हवा में नहीं है, वो उस पे स्पर्श कर रही है, उसके सरफेस को स्पर्श कर रही है। तो इसी वजह से हमने क्या यूज किया, ऑन। कि पर पे और स्पर्श हो तो हम क्या यूज करेंगे, ऑन यूज करेंगे, है ना। तो ऑन का प्रयोग स्थान स्पर्श के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए भी होता है। ओके, नेक्स्ट। ऑन का प्रयोग दोस्तों को और पर के अर्थ में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, यानी कि जो समय को सूचित करे, इसमें भी हम यूज करते हैं समय, यानी हमने एट भी समय एक सूचक शब्दों में यूज किया था, इनको भी किया और ऑन को भी करते हैं, है ना। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा, ही इज ऑन टाइम, है ना, वो समय पर है आ गया था। ओके, तो इसलिए हम यही हमने देखा कि को या पर, समय पर आ गया तो उसका मतलब क्या हो गया, ऑन टाइम। या मंडे को आया तो ऑन मंडे, या ऑन ट्यूसडे, यानी कोई भी वर्ड लिख सकते हैं हम, है ना, कोई भी डे ले सकते हैं। या ऑन द सेम नाइट, कि सेम रात को ही आ गया था, है ना। तो यहाँ पे ऑन हम यूज कर सकते हैं समय को अभिव्यक्त करने के लिए भी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के पहले, जैसे मैंने लिखा, ही वॉज ऑन बस, शिवागन में बस पर थी। या ही वॉज ऑन फुट, वह पैदल था, कह सकते हैं, है ना। बस हो गया, कार हो गई, ठीक है, साइकिल हो गई, कुछ भी हो गया। शी वाज ऑन अ बस, आ लगा देंगे सिर्फ, ठीक है। शी वाज ऑन अ बस, शी वाज ऑन अ कार, शी वाज ऑन अ साइकिल, है ना। इस तरह ही वाज ऑन फुट। फुट तो हमने देख लिया दोस्तों। अब बाकी जैसे कोई भी एनिमल पे राइड कर रहा हो, ठीक है, हॉर्स, हॉर्स की कमर पे, कैमल हो गया, या एलिफेंट हो गया, बफेलो हो गई, है ना, इनके पहले भी हम ऑन यूज करते हैं। जैसे हमने फुट का तो देख ही लिया एग्जांपल, ही वाज ऑन फुट, है ना। या ही वाज राइडिंग ऑन अ हॉर्स, ही वाज राइडिंग ऑन हॉर्स, वह घुड़सवारी कर रहा था, है ना, घोड़े की पीठ पर था एक बेसिकली। ओन, ओन का प्रयोग हम इस सेंस में भी हम करेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ओन का प्रयोग की ओर के अर्थ में भी होता है, यानी डायरेक्शन का बोध कराने के लिए भी होता है दोस्तों, ओन का प्रयोग। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा, द रोबर ड्रू अ डैगर ऑन हिम, यानी रॉबर्ट ने खंजर निकाला उसकी तरफ। तो डायरेक्शन बताई ना कि उसकी तरफ निकाला, है ना, यही हमने पढ़ा रूल में कि की ओर या तरफ, है ना, की ओर या तरफ, की उसकी ओर निकाला डैगर, है ना, खंजर। तो यहाँ उसने डायरेक्शन ही बताई कि किसकी तरफ, उसकी तरफ, तो डायरेक्शन बता रहा है ना। और का क्या कहते हैं, अगर हिंदी में देखें तो उसका की ओर, है ना, रोबर्ट ने खंजर उसकी ओर निकाला। तो हमारा सेंटेंस क्या बना, द रोबर्ट ड्रू निकाला अ डैगर खंजर ऑन हिम, है ना। तो ऑन यूज हुआ है, यानी कि यहाँ पे क्या वर्ड इसका, की ओर। ओके, चलिए नेक्स्ट। ऑन का प्रयोग के विषय संबंध के अर्थ में भी होता है। जैसे कि मेरे पास बुक है ना, तो मैं कह सकता हूं दिस इज अ बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर, कह सकता हूं ना, दिस इज अ बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर,
है ना, कह सकता हूँ दिस इज द बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर। तो ये हम क्या बता रहे हैं कि ये बुक का विषय ही तो बता रहे हैं। तो विषय बताने के लिए भी क्या होगा दोस्तों, ओन यूज होगा। ओके, ओन का प्रयोग विषय और संबंध में अर्थ में भी किया जाता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ओन का प्रयोग आधिकारिक रूप से सदस्य होने के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए भी होता है। जैसे मान लीजिए कोई कमेटी का मेंबर है तो उसका सदस्य है, तो हम क्या कह सकते हैं, ही इज ऑन द कमेटी, ही इज ऑन द कमेटी। तो ये ओन का प्रयोग क्या करता रहा है कि वह कमेटी का सदस्य है ना। तो हम ओन यूज कर सकते हैं उस केस में भी। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट है दोस्तों बिटवीन। अब बिटवीन और एक और है दोस्तों अमंग। ठीक है, क्या है, अमंग। इनमें दोनों में एक ही डिफरेंस है कि बिटवीन दो के संबंध में होगा यूज, और दो से ज्यादा के लिए अमंग होगा। और ठीक है, क्या होगा, बिटवीन दो पर्सन के लिए और अमंग दो से ज्यादा पर्सन के लिए। दोनों का मतलब ही क्या है, के बीच में। क्या होगा, के बीच में। सिर्फ कहां डिफरेंस आएगा, इसका प्रयोग टू पर्सन और थिंग यानी दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए ही होगा, है ना। और अमंग का कैसे होगा, अमंग का भी अर्थ क्या है, के बीच में ही होता है। लेकिन ये क्या है, मोर देन टू पर्सन और थिंग यानी दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के संदर्भ में होगा। ओके, अभी हम एग्जाम्पल से देखेंगे किस तरह से होगा। जैसे मैंने लिखा, डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन। अब बिटवीन आ गया तो यानी सिर्फ दो ही लोग आएंगे जो कि एंड से डिफरेंशिएट होंगे। तो बिटवीन यू एंड मी। ठीक है, डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन यू एंड मी, सिर्फ दो लोगों के बीच में डिवाइड करने हैं। तो हम इसलिए बिटवीन यूज किया। क्या यूज किया, बिटवीन। क्लियर। अगर मैं लिखूं डिवाइड दीज मैंगोज अमंग। अब आ गया अमंग। अब अमंग यू एंड मी नहीं करूंगा मैं, दो से ज्यादा चाहिए, तो इसलिए अमंग द स्टूडेंट्स, जो कि दो से ज्यादा है, ये मैं समझ गया। ठीक है, तो अमंग यूज हुआ दो से ज्यादा के लिए, और दो के लिए क्या यूज हुआ दोस्तों, बिटवीन। क्लियर हुई। यानी मैंगोज को तुम्हारे और मेरे बीच में डिवाइड करो, है ना। तो बीच में, तो ये बीच में ही है ना इसका वर्ड, यानी जो अर्थ है क्या है, के बीच में होता है, और वो भी सिर्फ दो लोगों के लिए, तो दो व्यक्तियों के लिए बिटवीन यूज होगा। और दो से ज्यादा के बीच में हमें डिवाइड करना है कुछ, तो अमंग यूज होगा। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। बिटवीन के बाद दोस्तों ऑब्जेक्टिव केस आता है हमेशा। एग्जाम्पल हमने ले ही रखा है, देख लेते हैं। डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन यू एंड मी। मी क्या है, यू क्या है, यू तो खैर पता नहीं लगेगा कि सब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि ये सेम ही रहता है। लेकिन मी से मुझे पता लग रहा है कि ये कैसा केस है, ये एक ऑब्जेक्टिव केस है। अगर मैं इसको दोस्तों ये नहीं लिख सकता था, यू एंड आई, यू एंड आई नहीं लिख सकता मैं इसको। ठीक है, क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्टिव केस होगा। ओके, तो आए ना आकर के क्या आएगा, मी आएगा। तो बिटवीन के बाद हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट चलते हैं। बिटवीन का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में पारस्परिक संबंध यानी रेसिप्रोकल रिलेशनशिप के टाइम पे हम कर सकते हैं। अभी हमने रूल पढ़ा कि दो के लिए बिटवीन यूज होगा और दो से ज्यादा के लिए अमंग यूज होगा। लेकिन आप जानते हैं इंग्लिश में एक्सेप्शन की एक्सेप्शन बड़ी पड़ी है। तो ये आ गई पहली एक्सेप्शन बिटवीन के बारे में। क्या आई है कि अगर दो से अधिक कुछ लोग हैं या व्यक्ति या वस्तुओं के बारे में बात हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पारस्परिक संबंध बता रहा है उन्हीं के बीच में, तो हमेशा क्या होगा, यूज बिटवीन होगा, ना कि अमंग होगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा, देयर इज alliance between these four countries। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे दो से ज्यादा आ गई,
लेकिन हमने क्या यूज किया है, बिटवीन। अब फोर कंट्रीज जैसे मान लीजिए अभी चाइना के खिलाफ इंडिया, अमेरिका, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया ने एक अलियंस बनाई थी, है ना, तो वही एग्जांपल लिया है हमने कि देयर इज अलियंस, है ना, तो उनके बीच में क्या एक अलियंस है कि एक युद्ध क्या क्या युद्ध अभ्यास करने के लिए चारों ने मिलकर बनाया उसके खिलाफ, तो उनमें संबंध आ गया, है ना, पारस्परिक संबंध दिखा रहा है, ठीक है ना, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप दिखा रहा है इन चारों कंट्रीज के बीच में। तो इसी वजह से हमने क्या लिखा, देयर इज अलियंस बनी थी, एक संयुक्त इनकी क्या बनी थी, सेना बनी थी इन चारों देशों की। तो अलियंस किन चारों देशों की, यानी जो मैंने नाम लिए थे अभी, है ना, तो फोर कंट्रीज इनके बीच में बनी थी, तो बीच में यहाँ पे अमंग यूज नहीं होगा, यहाँ पे क्या यूज होगा, बिटवीन यूज होगा। क्यों? क्योंकि रेसिप्रोकल रिलेशनशिप का सेंस आ रही है इस सेंटेंस से, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या यूज होगा दोस्तों, बिटवीन, ना कि अमंग। यहाँ पे दोस्तों बच्चे हमेशा गड़बड़ करते हैं कि दो से ज्यादा है, चार है, तो हम लगा देंगे अमंग, लेकिन अमंग नहीं आएगा, अमंग यहाँ पे गलत कर देगा इसको, सेंटेंस को, ठीक है। तो देयर इज अलियंस बिटवीन दीज फोर कंट्रीज, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट। अमंग का पहला हमने कर लिया कि दो से ज्यादा के लिए हम अमंग यूज करेंगे अगर उनमें रेसिप्रोकल रिलेशनशिप ना हो। ओके, नेक्स्ट। अमंग एंड अमंगस्ट का प्रयोग दोस्तों कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग प्लूरल नाउन से पहले होता है, और साथ ही अगर वोवल से स्टार्ट हो रहे हैं कुछ वर्ड तो उनके बीच में हमेशा अमंगस्ट होगा। इसी रूल को मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूं। जैसे मैं चार सेंटेंस लिखूंगा, आप बताना कौन से ठीक है और कौन से गलत है। पहला लिखता हूं, अमंग द बॉयज। दूसरा लिखता हूं, अमंगस्ट द बॉयज, अमंग अस, अमंगस्ट अस। अब आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन कौन से सेंटेंस ठीक है और कौन से सेंटेंस गलत है। अब रूल पे चलते हैं। रूल क्या कह रहा है कि अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो तो अमंग और अमंगस्ट दोनों यूज कर सकते हैं हम, ठीक है, दोनों अपने आप ठीक होंगे। अगर वोवल से स्टार्टिंग है तो केवल केवल अमंगस्ट का प्रयोग होगा, अमंग का नहीं होगा। अब देख लेते हैं उन सेंटेंसेस को। और हमने देखा किससे स्टार्ट हो रहा है, बी से। बी क्या है, कॉन्सोनेंट। अमंग भी ठीक है और अमंगस्ट भी ठीक है, दोनों ठीक है अपनी जगह। लेकिन अगला क्या स्टार्ट हो रहा है, यू से, जो कि क्या है, वोवल। वोवल हमारे कौन कौन से होते हैं दोस्तों, जल्दी बताइए, ए, ई, आई, ओ, यू। अब यू क्या आ रहा है यहाँ पे, वोवल। अब वोवल से स्टार्ट होगा तो अमंग वाला गलत होगा, अमंगस्ट ठीक होगा, है ना, यही तो पढ़ा हमने कि वोवल स्टार्टिंग वर्ड से पहले अमंगस्ट का प्रयोग होता है, ना कि अमंग का। कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है तो दोनों कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो कॉन्सोनेंट से दोनों ठीक है। लेकिन अगर कोई वोवल से शुरू हो रहा है तो केवल केवल अमंगस्ट आएगा, अमंग नहीं आएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है दोस्तों बिसाइड एंड बिसाइड्स। देखिए केवल और केवल एस का फर्क है इन दोनों के बीच में। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में या के समीप, कि जैसे मेरे बराबर में, के बगल में, मेरे बराबर बराबर में है कोई, है ना, तो के बगल के लिए बिसाइड, बिना एस वाला। और बिसाइड्स का होगा दोस्तों के अतिरिक्त या अलावा, यानी इसके अलावा ये भी। ओके, अभी हम एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मैंने लिखा, द चाइल्ड इज, द चाइल्ड इज सिटिंग बिसाइड, बिसाइड हिज मदर। यानी बच्चा अपनी माँ के बराबर में बैठा है ना, तो के बगल में बैठा है। द चाइल्ड इज सिटिंग बिसाइड, बिना एस वाला आएगा, हिज मदर, है ना, के बराबर में, के बगल में बैठा है। अगर मैं लिखूं बिसाइड्स द रामायण, आई हैव रेड गीता। यानी गीता रामायण के अलावा,
रामायण के अतिरिक्त मैंने गीता भी पढ़ी है, यानी मैंने दोनों ही पढ़ी है ना। तो के अलावा यहाँ पे ये है, ये दर्शाता है दोस्तों में कि ये भी है और ये भी है, यानी दोनों हैं। अगर मुझे इसको अलग करना हो तो उसकी जगह हम यूज करते हैं एक्सेप्ट। क्या यूज करते हैं दोस्तों? एक्सेप्ट। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी बता देता हूँ कि बिसाइड्स, है ना, क्या लिखा था? बिसाइड्स, एस वाला, के अलावा या के अतिरिक्त। बिसाइड्स और एक्सेप्ट में क्या फर्क है? ठीक है, मैं दो सेंटेंस लिखूंगा, आप बताना कि क्या इसमें है। ओके, जैसे मैंने लिखा, बिसाइड्स नोटबुक, नोटबुक्स आई हैव बॉट बुक्स। अब लिखता हूं, एक्सेप्ट नोटबुक्स आई हैव बॉट बुक्स। अब मुझे इन दोनों सेंटेंसेस में आप मुझे डिफरेंस बताइए। थोड़ी सी बोर्ड वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहाँ पे बिसाइड्स और एक्सेप्ट का आने से मेरा जो सेंटेंस है वो क्या हो गया। ठीक है, 5 मिनट का मैं वेट करता हूँ, या कुछ 5 सेकंड का मैं वेट करता हूँ। ठीक है, या तो वीडियो पॉज कर लीजिए, तब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, मैं बताता हूँ। बिसाइड्स नोटबुक्स, यानी नोटबुक्स के अलावा मैंने क्या बाई क्या है, मैंने बुक्स भी बाय की है। इसका मतलब क्या है? मैंने बुक्स और नोटबुक्स दोनों बाय किए हैं, दोनों खरीदे हैं। ठीक है, दोनों बाय किए हैं। ओके, इसका मतलब ये हो गया कि बिसाइड्स नोटबुक, नोटबुक्स के अलावा मैंने बुक्स भी बाय करी हैं। लेकिन अगर एक्सेप्ट आ गया, एक्सेप्ट नोटबुक्स, यानी नोटबुक के अलावा मैंने बुक्स बाय करी हैं, तो यानी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बाय किया है? मैंने सिर्फ बुक्स बाय की हैं। मैंने नोटबुक्स बाय नहीं करी, नहीं की। ठीक है, एक्सेप्ट का मतलब है नेगेटिव, कि हटा दिया। बिसाइड्स का मतलब है पॉजिटिव, कि हाँ ये भी है और ये भी है, तो दोनों है। तो बिसाइड्स, अगर ये नहीं है ये है, तो एक्सेप्ट। क्लियर हुआ इनके बीच का डिफरेंस भी? चलिए, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। ठीक है ना, आप यहां भी देख सकते हैं कि के अलावा यानी इन एडिशन, उसके भी मतलब वो इंक्लूड करके है ना। यही हमने कंसेप्ट देखा अभी। चलिए, नेक्स्ट आता है दोस्तों अबव। अबव का प्रयोग दोस्तों ऊपर, हाइयर देन के अर्थ में होता है। यानी कि कोई भी चीज ऊपर है, हमारे से ऊपर है, वहां हम क्या यूज करेंगे? अबव। जैसे कि द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। है ना, कि क्लाउड से ऊपर उड़ रहा है, ऊपर तो ऊपर आ गया ना, अबव। क्या आएगा दोस्तों? अबव। ओके, तो जो भी ऊपर यानी किसी के हाइयर हो, तो उस अर्थ में हम अबव यूज करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, अबव का प्रयोग दोस्तों मोर देन, नंबर में, यानी कोई संख्या में ज्यादा है, मोर देन के जगह पे भी हम क्या यूज कर सकते हैं? अबव। ठीक है, तो मोर देन नंबर क्वांटिटी को दर्शाने में हम अबव यूज करेंगे। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा, जैसे मैंने कहा कि मेरी क्लास में 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो या तो मैं लिखूंगा, इसकी इंग्लिश क्या होगी, कि मेरी क्लास में 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। या तो ये होगी कि देयर आर मोर देन 50 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, है ना, यही तो होगी। देयर आर मोर देन 50 स्टूडेंट्स
इन माई क्लास। या तो ये होगी, या मोर देन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अब लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देयर आर अबव 50 स्टूडेंट्स, है ना, संख्या में है, स्टूडेंट्स इन माई क्लास। लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अबव आ रहा है और जो कि क्या बता रहा है, संख्या में ज्यादा बता रहा है। तो मोर देन की जगह हमने क्या लिख दिया, अबव। तो मोर देन भी ठीक है और अबव भी ठीक है। तो मोर देन इन नंबर क्वांटिटी में हम अबव का प्रयोग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, अबव का प्रयोग लेवल बताने के लिए भी होता है दोस्तों। क्या बताने के लिए, लेवल, कि कोई किसी चीज, कोई हमने एक लेवल ले लिया, जैसे अगर नॉर्मली हम जो हाइट नापते हैं तो वो समुद्र तल से ऊंचाई नापते हैं, तो वो भी क्या होती है, एक लेवल होती है। तो लेवल से जो एक लेवल डिसाइड कर लिया, उससे जो ऊपर है उनके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, अबव का यूज करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि माउंट एवरेस्ट क्या है, कितना ऊपर है सी लेवल से, 8848 या 50 हो गया अब, है ना, और बर्फ जम गई उस पे। तो हम क्या लिख सकते हैं, माउंट एवरेस्ट इज 8848 है या 8850 है ना, मीटर अबव सी लेवल, है ना। सी लेवल से समुद्र तल से ही देखते हैं ना हम ऊंचाई, तो सी लेवल तो लेवल से ऊपर है, इसलिए अबव का यूज हुआ। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है दोस्तों ओवर। ओवर का मतलब क्या है, के ऊपर, लेकिन उसके ऊपर अबव और इसके में डिफरेंस क्या है वही हम देखते हैं। जैसे ओवर का प्रयोग दोस्तों के ऊपर स्पर्श करते हुए यूज होगा, या ओवर का प्रयोग के ऊपर स्पर्श स्पर्श नहीं करते हुए भी हो सकता है। अब आप कंफ्यूज हो गए कि स्पर्श करते हुए में भी ओवर का यूज हो रहा है, स्पर्श नहीं करते हुए में भी ओवर यूज हो रहा है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, इसको हम पहचानेंगे कैसे। अब इसके आगे मैंने दोस्तों एक वर्ड लिखा है, कवर, यानी जब किसी को ढक रहे हो तभी हम स्पर्श करते हुए ओवर का यूज करेंगे। ओके, और अगर स्पर्श नहीं कर रहे हो तो फिर ओवर हम कर सकते हैं, जो बिल्कुल जस्ट हमारे सर के ऊपर ही हो। क्लियर। अबव कहीं भी हो सकता है, इधर उधर, लेकिन ओवर क्या है, हमारे जस्ट ऊपर हो, तब हम अबव का यूज करेंगे, ओवर का यूज करेंगे, चाहे स्पर्श कर रहा हो चाहे नहीं कर रहा हो। अगर नहीं कर रहा तो फिर हम, और जस्ट हमारे ऊपर हो तो ओवर, और अगर स्पर्श कर रहा हो तो कवर करने के लिए होगा कुछ। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, हम एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, द क्लाउड्स आर ओवर आर हेड्स। हमारे सर के ऊपर ही होते हैं क्लाउड्स, है ना। तो क्लाउड्स आर ओवर, सॉरी सॉरी, द क्लाउड्स आर ओवर आवर हेड। ओके, इसलिए ओवर, क्योंकि स्पर्श नहीं करते, ऊपर है। ये तो हो गया सिंपल एग्जांपल। अब स्पर्श करते वाले देखते हैं। जैसे मैंने लिखा, प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल, है ना। प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल। अब टेबल के ऊपर क्या बिछा दो, कपड़ा बिछा दो। अब बिछा रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, उसको, टेबल को कवर कर रहे हैं। कवर कर रहे हैं तो यानी वो स्पर्श भी हो रहा है। इसी वजह से हमने क्या लिखा है यहाँ पे, कवर करना, यानी स्पर्श करते हुए कवर कर रहे हैं तो हम ओवर का यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, पुट द ब्लैंकेट, पुट द ब्लैंकेट ओवर द बेबी, है ना। बच्चे के ऊपर क्या डाल दो, ब्लैंकेट डाल दो। तो यानी एक तरह से क्या कर दो, उसको कवर कर दो, क्योंकि ब्लैंकेट तो डालेगा तो स्पर्श होगा, तो स्पर्श होगा तो उसको कवर कर रहे हैं हम। ओके, तो इसलिए ओवर का यूज हुआ। क्लियर हुई दोस्तों बात। ओवर कब यूज होना है, जब स्पर्श कर रहा हो और कवर कर रहे हो। और अगर कवर नहीं कर रहे, ऊपर है, तो फिर तो ओवर है ही, सिंपल। स्पर्श नहीं करने में तो सिंपल है।
तो स्पर्श करते हुए में कवर करना है, स्पर्श नहीं करते हुए में तो ओवर यूज करना ही है, और ऊपर है तो क्लियर। ओवर का प्रयोग दोस्तों ओल के साथ होता है, ठीक है, ओल, ओल के साथ होता है, तो जिसका मतलब होता है सर्वत्र, सभी जगह, सभी जगह क्या आ जाता है, ऑल ओवर, यानी ऑल के साथ ओवर यूज होने का मतलब क्या हो जाएगा, सभी जगह, यानी पूरे वर्ल्ड में। जैसे एग्जाम्पल लिखा मैंने, इंग्लिश, इंग्लिश सबसे कॉमन लैंग्वेज है दोस्तों, है ना, कहीं भी चले जाओ आप, चाहे इवन जैसे नॉर्थ इंडिया में रहते हैं इन केस, तो साउथ में जाते तो आपको साउथ की लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन एक कॉमन जरूर रहती है हम में लैंग्वेज, वो की इंग्लिश होती है। या कहीं बाहर देश चले जाओ, चाहे रशिया चले जाओ, चाहे इंग्लैंड चले जाओ, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स चले जाओ, हर जगह आपको क्या मिलेगी, इंग्लिश लैंग्वेज कॉमन मिलेगी। तो इंग्लिश पूरी वर्ल्ड वाइड बोली जाती है, चाहे ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, है ना। तो इंग्लिश हम क्या कह सकते हैं, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना, ऑल ओवर, यानी सभी जगह, सर्वत्र, सभी जगह पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है कौन सी, इंग्लिश, क्लियर। तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसलिए ऑल के साथ ओवर मिलकर क्या बनता है, सर्वत्र या सभी जगह के अर्थ में होता है, क्लियर। नेक्स्ट, ओवर का प्रयोग दोस्तों मोर देन के अर्थ में होता है, यानी कि ज्यादा के। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, हिज इनकम इज नॉट ओवर हिज एक्सपेंसेस, यानी जो उसकी इनकम है वो उसके खर्चों से ज्यादा नहीं है, तो ज्यादा नहीं है, मोर देन के उसमें क्या यूज किया हमने, ओवर, हिज इनकम इज नॉट ओवर हिज एक्सपेंसेस, यानी उसकी इनकम उससे ज्यादा नहीं है, तो मोर देन नहीं है ना। तो यही हमने रूल में पढ़ा कि ओवर का प्रयोग मोर देन से अर्थ में भी होता है। नेक्स्ट, ओवर का प्रयोग दोस्तों टू बी ओवर, यानी समाप्त होने के अर्थ में भी होता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, माय कॉलेज, या कॉलेज लिख देते हैं सिंपल, द कॉलेज इज ओवर एट 4 PM, द कॉलेज इज ओवर एट 4 PM, यानी 4 बजे तक कॉलेज क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है ना, तो एंड हो जाता है, तो इसलिए क्या यूज किया हमने, ओवर, ठीक है, टू बी ओवर यानी समाप्त होने। नेक्स्ट, ओवर का प्रयोग एक छोर से दूसरे छोर या आर पार के अर्थ में भी होता है दोस्तों। जैसे एग्जांपल लिखा मैंने, जैसे मान लीजिए ये कोई नदी है ना, क्या है ये, नदी है, इधर एक रास्ता है, इधर एक रास्ता है, अब यहां से यहां तक एक क्या बना दिया हमने, एक ब्रिज बना दिया, क्या बना दिया, एक ब्रिज बना दिया, यानी एक छोर से दूसरी छोर को एक कनेक्ट कर दिया। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, है ना, देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, तो यानी ये रिवर के ऊपर है ना, तो ऊपर और टच भी नहीं हो रहा, यानी एक तरह से अगर हम इसको ऐसा कर दें तो कैसा दिखेगा हमें ब्रिज, इस तरह से दिखेगा, यहाँ से नदी बह ही रही है ना, तो ये नदी के ऊपर है तो ओवर है, ओवर है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओवर यूज होगा ऊपर है तो, देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, तो यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं हम, कि एक छोर से दूसरे छोर की ओर जा रहा है, यानी आर पार कर रहा है, तो इसलिए क्या है यहाँ पे, ओवर हम यूज करेंगे, क्लियर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। ओके दोस्तों, जब तक हम प्रपोजिशन स्टार्ट कर रखे हैं तब तक हम वोकैब नहीं करेंगे, क्योंकि हमें है ना बहुत सारे वर्ड्स है ना प्रपोजिशन के भी याद करने हैं, ठीक है, तो हम वोकैब तब तक स्किप करेंगे जब तक हम प्रपोजिशन कंप्लीट नहीं करते। ओके, तो इसलिए अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसको आंसर जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगा। एंड अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। टिल दैट, थैंक यू।